हेलो दोस्तों, आज हम एक मैनहवा का रिकैपिंग करेंगे जिसका नाम है द डेविल्स इम्प्रेशन ऑफ ए प्रिंसेस। यकीन मानिए, यह सुनने में जितना मज़ेदार लगता है उससे कहीं ज़्यादा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। कई युद्ध में कुछ राक्षसों को मार दिया गया था। राजा घायल हो गया था और वह थक गया था। दानव रानी ने उसे उसकी कमीज से पकड़कर उठाया और कहा, मुझसे राक्षस सिंहासन चुराने की इतनी सारी बातें, क्या तुम्हें बस इतना ही मिला है? राजा मुस्कुराया और कहा, मैं अनुस्वर क्या कह सकता हूँ। मुझे हर एक लड़ाई हारने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक बात मुझे समझ में आई। उसने कहा कि मैं तुम्हें इस गति से कभी नहीं हरा पाऊंगा, क्योंकि मैं प्यार में हूँ। क्यों? उसने उसे बीच में रोकते हुए उसके चेहरे पर वार किया। क्यों? उसने कहा कि अगली बार बेहतर तैयारी के साथ आना। क्यों? वह चिल्लाई। या आपको लगता है कि दानव रानी से लड़ना किसी प्रकार का मजाक है? आपको कम से कम एक शताब्दी के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मुझे क्या पता था कि अगले 100 वर्षों तक कोई भी मुझसे दानव महल में मिलने नहीं आएगा। कुछ वर्षों के बाद डेनोन रानी कुछ किताबें पढ़ रही थी और उसने उसके आने को चुरा लिया और चिल्लाई कि तुमने एक राजकुमारी का अपहरण कर लिया है। नहीं, उसने उत्तर दिया। हाँ, क्या यह पूरी तरह से मेरे अधिकार में नहीं है कि मैं एक दानव रानी हूँ? नहीं, उसने कहा। जैसा भी हो, नहीं। उसने पूछा, क्या आपने उस राक्षस के बारे में हाल ही में चल रही अफवाहों को नहीं सुना है? वे उसे मोर्टार योद्धा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने रास्ते में आने वाले सभी राक्षसों का वध कर देता है। उसने अपनी किताब बंद कर दी और कहा कि ठीक इसीलिए मैंने राजकुमारी का अपहरण किया था। यह सुनकर स्टोलस चौंक गया और उसने क्षमा मांगी। उसने कहा कि यदि वह उतना ही महान है जितना वे कहते हैं, तो मैं स्वयं उससे मिलना चाहूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह यहाँ घूमता रहेगा। स्टोला अकेले ही नाइट्स टेल नामक किताबें देखता है। एक हीरो कभी राजकुमारी को नहीं छोड़ता और जंगली राजकुमारी और राजकुमार जिसने उसे वश में किया है, वह इन किताबों को चिल्लाता है और कहता है कि यही कारण है कि आपने उसका अपहरण किया है। क्या ऐसा नहीं था? मैंने आपको ऐसी बकवास पढ़ने से परहेज करने की सलाह नहीं दी। उसने कहा कि नायक और परियों की कहानियां वास्तविक जीवन की कहानियों से बहुत अलग हैं। वह चिल्लाती है, यही कारण है कि मैं उसे खुद देखना चाहती हूँ। उसने कहा कि यहाँ के वयस्कों के विपरीत जो मुझे दिन रात धोखा देते हैं, इन कहानियों के पुरुष, वे जिनसे प्यार करते हैं, उनके प्रति वफादार रहने की कसम खाते हैं और उनके लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। अगर रातें वास्तव में ऐसी होती हैं, तो इस बीच स्टोलस हॉल से गुजर रहा था और डेमन क्वीन द्वारा अपहृत राजकुमारी दीवार के पीछे से पूछ रही थी कि मुझे माफ़ कीजिए, आप मुझे कब तक अगवा करने की योजना बना रहे हैं? क्योंकि उसने स्टोलस को देखा और उसने उसे देखा। वे दोनों फिस्ट की नज़र में प्यार में पड़ गए। डेमन क्वीन आई और उन्हें एक दूसरे को घूरते हुए देखकर पूछा कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? वह चौंक गई और कहा, हेलो दोस्तों, नहीं। कुछ देर बाद उसने उन दोनों से पूछा, तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? वे दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और रानी चिल्लाती है, आओ बोलो। स्टोला ने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी तीव्र भावना महसूस नहीं की। मैं इस महिला से शादी करना चाहती हूँ जो एक देवदूत की तरह लगती है। लेकिन सौभाग्य से वह एक नहीं है और मैं अपने बाकी दिन उसके साथ बिताना चाहती हूँ। वह चिल्लाती है, मैं इसके बारे में नहीं पूछ रही हूँ। मानव राजा इस समय अपनी बुद्धि के अंत में है। वह अपनी बेटी का हाथ और शादी किसी ऐसे व्यक्ति को देने की पेशकश कर रहा है जो उसे वापस ला सके। यह केवल समय की बात है। योद्धा राजकुमारी उसे बचाने के लिए आती है, जिसका मतलब है कि उसके भावी पति का फैसला हो चुका है। राजकुमारी यह सुनकर चौंक जाती है और चिल्लाती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। वह शर्माने लगती है और कहती है कि मैं यहाँ स्टोलस से शादी करना चाहती हूँ। स्टोलस ने कहा, राजकुमारी फ्रेया दानव रानी ने पूछा कि आप क्या चाहती हैं कि मैं एक शूरवीर को मार दूं? स्टोला ने कहा कि यह उचित नहीं है। ऐसा करने से राक्षसों और मनुष्यों के बीच एक बड़ा युद्ध हो सकता है। राजकुमारी ने कहा कि अगर हम हमेशा की तरह मेरे स्थान हापन्न के रूप में कार्य करने के लिए किसी को ढूंढ सके तो। रानी ने उससे पूछा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता मेरे बड़े होने के दौरान बहुत सुरक्षात्मक थे। जब भी वह बाहर जाते थे तो हमेशा किसी और को मेरा रूप धारण करने के लिए कहते थे। उसने कहा कि वास्तव में कोई नहीं जानता कि मैं कैसी दिखती हूँ।
अनुस्वर यह सुनकर दानव रानी खुश हो जाती है और कहती है कि बस यही है, हमें इसी की ज़रूरत है। स्टोलस ने उससे पूछा कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने का इरादा रखते हैं जो उसका हम शक्ल बन सके। उसने उससे पूछा कि क्या आप पूरी तरह से मूर्ख हैं। उसने कहा कि मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। स्टोला चिल्लाती है कि महाराज, आप खुद को राजकुमारी के रूप में छिपाने का इरादा रखते हैं। रानी ने राजकुमारी के कंधे पकड़े हुए कहा कि तुमने सुना कि उसने क्या कहा। यह योद्धा लड़का नहीं जानता कि वह कैसी दिखती है। उसने कहा कि कोई भी उसका नाटक कर सकता है। साथ ही मैं हमेशा जानना चाहती थी कि एक परी कथा में राजकुमारी होना कैसा होता है। इस बीच वह सोचती है और देखती है कि एक सुंदर शूरवीर के साथ एक रोमांचक रोमांस कैसा होता है। स्टोलस चौंक गया और पूछा कि जब आप चले जाएंगे तो राक्षस क्षेत्र की देखभाल और महल का प्रबंधन कौन करेगा। रानी ने कहा कि 100 वर्षों में कोई भी आत्मा मुझे खो जने नहीं आएगी। अब कौन आएगा। मैंने कहा। राजकुमारी ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक अद्भुत योजना है। उसने कहा, अगर इसका मतलब है कि मैं स्टोलस के साथ हो सकती हूँ। स्टोलस ने कहा, ओह फ्रेया, रानी को लगता है कि दानव महल की ओर जाने वाला रास्ता खतरों से भरा है। यहाँ पहुँचने में एक रात कम से कम कुछ दिन और लगेंगे, इसलिए मैं उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए एक योजना ए और एक योजना बी के साथ आऊँगा। इस बीच अचानक फर्श हिलने लगता है और राजकुमारी ने पूछा कि फर्श क्यों हिल रहा है। रानी सोचती है कि यह महल के द्वार खुलने की आवाज़ है। क्या हलनता वह पहले ही आ चुका है। उसने अपने हाथ को जकड़ लिया और चिल्लाई, उस स्थिति में मैं प्लान एफ के साथ जाऊंगी। स्टोलस को सुनकर लगता है कि प्लान एफ, आपने कितनी योजनाएं बनाई हैं। रात आती है, उसे मोर्टार से मारा गया। युद्ध में अपराजित योद्धा, वह व्यापक रूप से सबसे महान और गुणी शूरवीर माना जाता है। हालांकि वह सोचता है कि मुझे यहां तक पहुंचने के लिए अनगिनत विरोधियों का सामना करना पड़ा। एक आग उगलने वाला ड्रैगन, जहर से भरा दलदल और यहां तक कि एक मनुष्य खाने वाला पौधा। उसने अपने हाथ को जकड़ लिया। अब सोच रहा हूं कि क्या मैं दानव भगवान को हरा सकता हूं। वह सोचते हुए शर्माने लगता है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पूरी मेरी होगी। इस बीच सच्चाई यह है कि वह अगले व्यक्ति की तरह ही भौतिकवादी है। वह द्वार खोलता है और महल में प्रवेश करता है। अपने आसपास के वातावरण को देखकर वह सोचता है कि यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है। अचानक कोई चीज झूमर से टकराती है। झूमर नीचे गिर जाता है और वह किसी तरह इससे बचने में कामयाब हो जाता है। वह चौंक जाता है और सोचता है कि क्या यह एक जाल है। नहीं, स्टोलस आता है और कहता है, तो आप वास्तव में उतने ही कुशल हैं जितना वे कहते हैं। नहीं, उसे हत्या करते देखकर कहा कि नहीं। स्टोलस ने कहा कि आपकी प्रतिष्ठा योद्धा की हत्या करने से पहले है। इस बीच यह योजना एफ थी। स्टोलस सोचता है कि मैं इस झंझट में कैसे फंस गया। मोड्रेड ने उससे पूछा कि राजकुमारी कहाँ है। स्टोलस ने कहा कि यह सवाल अप्रासंगिक है। स्टोला ने कहा कि तुम यहाँ दानव भगवान के हाथों निश्चित मृत्यु को प्राप्त होगे, यानी कि मैं। अनुस्वर मोड्रेड ने अपनी तलवार खींची और स्टोला की गर्दन पर रख दी और कहा कि मुझे बताओ कि वह कहाँ है, या मैं तुम्हें इसका पछतावा करवाऊंगा। हमला करते समय वह राजकुमारी पर चिल्लाता है। वह हमला करता है और कहता है कि क्या मेरा सबसे कीमती खजाना उसके कुत्ते को चुरा लिया है। स्टोलस ने आपके खजाने से पूछा कि राजकुमारी के साथ आपका वास्तव में क्या रिश्ता है। मोड्रेड ने मुस्कुराते हुए कहा कि निश्चित रूप से आप अपने सिंहासन पर विलासिता की गोद में रहते हुए नहीं जानते होंगे। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर मैं रोटी के मात्र टुकड़ों के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर बड़ा हुआ हूं। स्टोलस ने सोचा कि इस अचानक फ्लैशबैक के साथ क्या है। मोड्रेड ने कहा कि बहुत कठिनाई का जीवन जीने के बाद मैंने कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि पैसा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मायने रखती है। यह सुनकर स्टोलस हैरान और भ्रमित हो गए और सोचा कि वाह, यह बिल्कुल वही है जो एक रात को कभी नहीं कहना चाहिए। स्टोला ने कहा, तो जब आपने कहा कि राजकुमारी आपका खजाना है, तो आपका मतलब था कि। मोड्रेड ने उसे बीच में टोकते हुए कहा कि यह सही है। एक बार जब मैं उससे शादी कर लूंगा तो मुझे पैसों की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। यह सुनकर स्टोलस सोचता है कि मैं उसके जैसे लोगों को कभी भी मेरी फ्रेया से शादी करने की अनुमति नहीं दूंगा। जहां तक महारानी का सवाल है, मुझे यकीन है कि वह परवाह नहीं करेगी। स्टोला के हमले इस मूर्खतापूर्ण बात के लिए पर्याप्त चिल्लाते हुए मोड्रेड ने उसका पीछा किया और वापस भी मारा, जिससे स्टोला के
चेहरे पर मामूली चोट आई। स्टोलस चौंक गया और उसने सोचा कि मैं चूक गया। स्टोलस ने हारने का नाटक किया और नीचे गिर गया। उसने कहा, ओह, लेकिन क्या यह हो सकता है कि आपके पास वास्तव में असाधारण शक्तियां हैं? मैं हार गया हूं। उन तीरों को आपको राजकुमारी तक ले जाना चाहिए। स्टोला ने कहा, तो यह मेरे लिए ऐसे समाप्त होता है? महान दानव भगवान, ओह, मैं उसे क्या देख रहा था? मॉडर ड चौंक गया और सोचने लगा कि वह इतना कमजोर कैसे है। मॉडर्ड ने कहा, ठीक है, मैं राजकुमारी के पास जा सकता हूँ। वह तीरों का पीछा करते हुए कमरे में गया जहाँ दानव रानी राजकुमारी के रूप में नाटक कर रही थी। उसे मोटार देखकर कहा कि यह उसके राजा ओटिस की एकमात्र बेटी राजकुमारी प्रिया होनी चाहिए। इस बीच एक आवाज आती है जो कहती है कि राजकुमारी को जगाने के लिए उसे चूमो। यह सुनकर मॉडरेट शर्मा गया और चौंक गया। वह घबराकर चिल्लाया, चुंबन? मैं ऐसा घृणित कार्य कैसे कर सकता हूँ? वह सोचता है कि मैंने कभी किसी महिला का हाथ भी नहीं पकड़ा है। अकेले चुंबन करना तो दूर की बात है। वह करीब जाता है। वह सोचता है जैसे कि होठों को छूना ही एकमात्र तरीका है। वह अचानक वापस आ जाता है। वह विज्ञान सोचता है, लेकिन क्या यह वास्तव में ठीक है? मैंने उसकी सहमति भी नहीं ली है। क्या होगा अगर वह परेशान हो गई? इस बीच दानव रानी ने कहा कि बस पहले से ही इसके साथ चलो और मॉडरेट को पकड़ लिया। उसने उसे जबरदस्ती चूमा जबकि उसने कहा, हो कैसे प्रिया? मेरा मतलब है। दानव रानी ने कहा, हेलो वहाँ रात। मॉडर्ड घबरा जाता है और शर्माना शुरू कर देता है। मॉडर्ड वापस आता है और कहता है कि क्या मैं माफ़ी चाहता हूँ? उसने कहा, मैं कितना विचारहीन था, आपको समर्थन का उपयोग कर सकते थे। इस बीच उठना, फ्रेया जो दानव रानी है, आप लोग अब ऐसा है तो मैं बस उसे फ्रेया कहने के लिए उपयोग करूंगा। वह सोचती है कि यह मॉडर्ड साथी है। वह सोचती है कि वह मेरी किताबों में रात की हुबहू छवि है। वह उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद सर नाइट। वह उसे गले लगाते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं दुनिया के सबसे ताकतवर और प्रेरणादायक दानव भगवान के चंगुल में रहते हुए कितनी डरी हुई थी। मॉडर्ड ने मुझसे पूछा, क्या ऐसा है? उसने उससे पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि अब हम शाही महल में लौट सकते हैं? मॉडर्ड ने अपना सिर हिलाया और प्रिया ने कहा, कितनी राहत की बात है कि हम वापस कैसे आएंगे? क्या हम घोड़े पर जाएंगे? मैं तुम्हारे घोड़े की सवारी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। उसने मॉडर्ड को धक्का देते हुए कहा, यहाँ तक आने के रास्ते में सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी कौन था जिसका तुम्हें सामना करना पड़ा? उसने कहा, दानव राजा ने मुझे बताया। सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा यह था कि ऐसा कहकर वे कमरे से बाहर चले गए। इस बीच असली प्रिया और स्टोलस बिस्तर के नीचे छिपे हुए थे और वे बाहर आए और प्रिया ने पूछा कि क्या वे चले गए हैं? स्टोलस ने कहा, हाँ ऐसा लगता है। मॉडरेट और प्रिया महल में आए और वहां खड़ी भीड़ उनका इंतजार करते हुए जयकार करने लगी। उन्होंने चिल्लाया कि रात राजकुमारी के साथ लौट आई है। सर मॉडरेट की जय हो। प्रिया चोटी पर पहुंची और भीड़ को देखकर सोचा कि यह कुछ भीड़ है। वे इस जयकार के साथ मायर्स को खून बहाने जा रहे हैं। उसने घोड़े पर उसके पीछे बैठते हुए मॉडरेट को गले लगाया और सोचा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं ऐसा करने के लिए सहमत हुई। रात जैसा कुछ नहीं है। वे राजा के सामने गए और उसने कहा, सर मॉडरेट, आपने कुख्यात राक्षस राजा को हराया और राजकुमारी को बचाया। इस तरह वह यह कहते हुए रोने लगा कि मैं आपको अपना वादा पूरा करता हूँ, राजकुमारी से शादी का इनाम देता हूँ और आपकी खुद की स्थिति में राज्य भी सार्वजनिक चौक में राक्षस राजा को पराजित करते हुए आपकी एक मूर्ति प्रदर्शित करेगा। शुरुआत देखकर फ्रेया चौंक जाती है और सोचती है, वह घिनौनी चीज क्या है? क्या वह मैं हूँ? वह अपना चेहरा उजागर करती है और चिल्लाती है, मुझे माफ करें। उसने कहा कि दानव राजा ऐसा कुछ नहीं दिखता। उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। वे सभी एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। राजा एच से चिल्लाता है, वह राजकुमारी नहीं है। यह सुनकर मोटार सोचता है कोई वह राजकुमारी नहीं है, फिर मैंने किसे बचाया? फ्रेया ने कहा कि मैं राजकुमारी हूँ। राजा ने गुस्से में कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? मेरी बेटी लिली की तरह गोरी है। तुम्हारा जैको लालटेन चेहरा कभी भी उसकी सुंदरता के करीब नहीं आ सकता। फ्रेया ने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान के साथ अपना हाथ भींच लिया। वह सोचती है कि ओह, मैं इस बूढ़े की जीभ कैसे फाड़ देना चाहती हूँ। उसने कहा, पिताजी आप बहुत क्रूर हैं। आप अपनी बेटी को कैसे नहीं पहचान सके? राजा ने कहा, आप उससे जरा भी मिलते जुलते
नहीं है, मैं आप पर कैसे विश्वास करूं? राजा के भाई ने कहा, अगर आप जो कह रहे हैं वह सच है तो इसे साबित करें। उसने कहा, क्या आपको यकीन है कि आप यही चाहते हैं? आपको इसका पछतावा होगा। उसने कहा, पिताजी मुझे पता है कि आपने पिछली गर्मियों में क्या किया था। हाँ, यह सुनकर राजा चौंक गया और कहा, पिछली गर्मियों में? इसका केवल यही मतलब हो सकता है। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक वास्तविक हाथी देखना चाहती थी, इसलिए तुमने एक मुखौटा पहना और महल के चारों तरफ रेंगने लगे। हर कोई चौंक गया और राजा ने कहा, गाह कितना शर्मनाक है। उसने कहा, केवल फेया और मैं ही इसके बारे में जानते हैं। अनुस्वर उसकी आंखों से कैसे आंसू आ गए। जैसे उसने कहा, क्या तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हो? मुझे दुष्ट राक्षस राजा ने श्राप दिया होगा, लेकिन मैं अभी भी आपकी प्यारी बेटी हूं। यह सुनकर मोर्टार को कुछ अजीब लगता है। अगर राक्षस राजा मर गया है तो क्या अब तक श्राप नहीं हटाया जाना चाहिए था? राजा ने कहा, मुझे खेद है मेरी बच्ची, मुझे तुम पर कभी शक नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर वह खुश हो जाती है और सोचती है, हाँ धन्यवाद फेया। राजा ने कहा, तो रात को मेरा वादा पूरा करने का समय आ गया है। तुम क्या कहती हो? क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहती हो? यह सुनकर मोर्टार सोचता है कि यही वह चीज है जिसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी, तो मुझे यह अशुभ भावना क्यों हो रही है? ऐसा लगता है जैसे मेरे सभी पूर्वज एक साथ बंध गए हैं और मुझ पर चिल्ला रहे हैं कि ऐसा मत करो। उसने यह सोचते हुए अपने हाथ भींचिए, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। वह सोचता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी मुझे रक्षा करनी चाहिए। उसने कहा, मैं चाहता हूँ। इस बीच फ्रेया ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। मॉडर्न चौंक गया और सोचा कि महाराज, आपने क्यों पूछा कि क्या कोई समस्या है? राजकुमारी, उसे लगता है कि एक समस्या है। बहुत सारी समस्याएं हैं। यह एक राजकुमारी का जीवन जीने का जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। उसने मोर्टार की ओर देखा और सोचा कि वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। प्रेमालाप के चरण को छोड़कर सीधे शादी में कूद जाना बहुत शर्म की बात होगी। मैं डेट पर जाना चाहता हूँ। उसे मेरे लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए सुनना चाहता हूँ और साथ में बाधाओं को दूर करना चाहता हूँ। जैसे किताबों में है तो हम शादी कर सकते हैं। इस बीच मोर्टार सोचता है कि क्या वह सोचती है कि मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ? नहीं, लेकिन वह मेरे साथ काफ़ी प्रभावित हुई। दानव महल में वापस राजा के भाई ने अब कहते हुए ताली बजाई। उन्होंने कहा कि महारानी को अपने पति के चयन में कुछ कहना चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या यह सही नहीं है सर मोड्रिड? नहीं, मोड्रिड ने कहा, हाँ बिल्कुल। राजा के भाई ने कहा कि मुझे डर है कि महारानी के दूल्हा बनने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हमारे पड़ोसी देश हैं। वह चिल्लाते हुए उसे रोकती है। रुको, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। उसने कहा कि मेरा मतलब था कि मुझे खुद को तैयार करने के लिए बस थोड़ा समय चाहिए, बस इतना ही। राजा ने कहा, फिर यह कैसा रहेगा? राजकुमारी, पृथ्वी देवी का त्योहार आ रहा है, उससे पहले अपना मन बना लो और मुझे बताओ कि क्या हम उस दिन शादी करते हैं। तुम्हें न केवल लोगों का आशीर्वाद मिलेगा बल्कि स्वयं देवी का भी आशीर्वाद मिलेगा। उसने कहा, क्या शानदार विचार है पिताजी। उसने पूछा, सही है मॉडर्न। इस बीच वह फुसफुसाती है कि यह त्योहार वास्तव में कब है? मॉडर्न फुसफुसाते हुए बोली कि अगर कुछ नहीं बदला तो अब से 3 महीने बाद, जैसे पिछले सालों में हुआ है। वह सोचती है कि 3 महीने काफ़ी समय होना चाहिए। उसने कहा कि बहुत बढ़िया, अब से ठीक 3 महीने में तुम्हें मेरा जवाब मिल जाएगा। राजा ने हंसते हुए कहा कि हाँ मेरी प्यारी। इस बीच मोर्टार भ्रमित हो गया और सोचा कि यह अजीब है। उसने सोचा कि क्या उसे पता नहीं होना चाहिए कि यह कब है? नहीं। कुछ समय बाद मॉडर्न एक चर्च में गई। क्लेरेंट नाम का एक पादरी आया और उसका कंधा पकड़कर कहा कि तुम्हारे चेहरे पर काफ़ी गंभीरता है। आपके पास बहुत सी चीज़ें होंगी जो आप देवी से पूछना चाहते हैं। उसे बंधा हुआ देखकर क्लेरेंट चिल्लाया। क्लेरेंट ने कहा, मुझे राहत मिली है कि आप वापस लौटने में कामयाब रहे और घायल हो गए, लेकिन आप इतने पीले क्यों दिख रहे हैं? उन्होंने कहा, आपने दानव भगवान को हरा दिया है। क्या आप खुश नहीं हैं? परेशान मोर्टिस ने कहा, मेरे पास खुश होने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने पूरी कहानी बताई और क्लेरेंस ने कहा, तो आपने राजकुमारी को बचा लिया, लेकिन वह शादी को स्थगित करना चाहती है और आपको नहीं पता कि उसके कारण क्या हैं। मॉडर्न ने अपनी आंखों में आंसू के साथ सिर हिलाया। क्लेरेंस ने कहा, क्या यह वास्तव में इतना चिंतित होने वाली बात है? तुमने कहा था कि उसने तुम्हें अस्वीकार नहीं किया है।
मॉड्रेड ने कहा कि यह सब नहीं है क्लेरेंस। फिर मॉड्रेड बगल में गया और सोचा कि मैं उसे कैसे बताऊं कि इस राजकुमारी के बारे में कुछ गड़बड़ है जिसे मैंने बचाया है। बस अपनी तलवार की नोक से एक वार करने से दानव भगवान को बाहर निकाला जा सकता है। और राजकुमारी को यह भी नहीं पता कि राज्य का सबसे बड़ा त्योहार कब मनाया जा रहा है। उसने कहा कि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वह पूरी तरह से काल्पनिक है। बस एक क्या होगा अगर परिदृश्य है। मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को मैंने बचाया है वह एक धोखेबाज निकला। राजकुमारी के वेश में मेरा क्या होगा? क्लेरेंस हंसने लगा और बोला, हा हा, यह कैसा सवाल है? यह तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। निश्चित रूप से मोटार सोचता है, ओह मेरा सिर काट दो। क्लेरेंस ने पूछा, क्या यह उसके इनकार का सदमा था जिसने तुम्हारे दिमाग में साबेतों का विचार डाला? नहीं। उसने कहा, मैंने तुम्हें यह कई बार बताया है मॉड्रेड, लेकिन खुद को चिंतित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए उन समस्याओं के बारे में मत सोचो जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुई हैं। मॉड्रेड ने कहा। क्लेरेंस नहीं, इस बीच वह सोचता है कि वह सही है। यह समय अपनी कल्पना को बेलकान छोड़ने का नहीं है। अगर मुझे इस मंदिर की रक्षा करनी है तो मुझे राजकुमारी से शादी करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो। वह यह कहते हुए खड़ा है कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसके बारे में आपको अभी चिंता करनी चाहिए। वह खुश हो गया और बोला कि चिंता मत करो, मैं 3 महीने पूरे होने से पहले राजकुमारी का दिल जीत लूंगा। इसी बीच राजा का भाई अपने कार्यस्थल में कुछ कागजात पढ़ते हुए अपनी बेटी को बुला रहा था। उसने कहा, चार्लोट। उसकी बेटी ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी। उसने कहा, मॉड्रेड और राजकुमारी के बीच विवाह 3 महीने की देरी हो गई है, जिसका मतलब है कि आपके पास रात को आकर्षित करने के लिए इतना समय है। चार्लोट ने कहा, हाँ पिताजी। उसने कहा, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह मुझसे पहले ही प्यार कर ले। फिर अगले दिन एक डॉक्टर फ्रेया की जांच करने के लिए आता है और वह उससे पूछता है, महाराज, क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आपको कहीं भी दर्द या बेचैनी महसूस नहीं हो रही है? उसने कहा, मैं आपको बता रही हूं, मैं ठीक हूं। नौकर ने डॉक्टर से कहा, कृपया उसकी अच्छी तरह से जांच करें सर, वह अपने सामान्य स्वभाव से पूरी तरह से अलग है। उन्होंने कमरे में प्रवेश करते ही कहा। वह सभी दराजों में हाथ डालने लगी और साथ ही कुछ अजीब गाना गुनगुनाने लगी, जैसे कोई चोर किसी और के कमरे को खुशी खुशी खंगाल रहा हो। वह सोचती है कि मैं इस बात से बहुत हैरान थी कि यह जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने एक राजकुमारी के कमरे की कल्पना की थी। डॉक्टर ने कहा कि वह पूरी तरह से शारीरिक स्थिति में है, लेकिन मैं एक और परीक्षण करूंगी। अगर उसने उससे पूछा तो यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर राज्य में किसी को भी देना चाहिए। राज्य को गौरव दिलाने वाले 5 नायकों के नाम बताइए। उन्होंने कहा कि हमें क्रम से 5 नायकों के नाम बताएं। कृपया। यह सुनकर वह चौंक जाती है और सोचती है कि मुझे यह कैसे पता चलेगा। वह सोचती है कि मुझे बस इतना पता है कि मैं लिलिथ ने दानव महल को गौरव दिलाया, लेकिन मुझे कुछ कहना है। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मॉर्बिड। नौकर यह सुनकर शर्माने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, उसने राज्य की स्थापना के शुरुआती दिनों के 5 महान शूरवीरों के बजाय सर मोटार का नाम लिया। वह लगातार उसके बारे में सोच रही होगी। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लगता है कि महारानी की याददाश्त में थोड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि अतीत की घटनाओं अनुस्वर को याद करने में उनकी असमर्थता और उसके व्यवहार और बोलने के तरीके में आए बदलावों को राक्षसों द्वारा अपहरण किए जाने के सदमे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मैं उसे पर्याप्त आराम करने की सलाह देता हूँ। वे चले जाते हैं और फ्रेया बिस्तर पर गिर जाती है और कहती है कि राजकुमारी होने का नाटक करना मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन है। वह सोचती है कि अगर उन्हें पता चल गया कि मैं वास्तव में कौन हूँ तो नकल ती राजकुमारी के साथ शाही महल में पैर रखने की हिम्मत मत करना और योद्धा से दूर रहना। अचानक उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उसने अपना हाथ भींच लिया और कहा कि मुझे पकड़े जाने से बचने के लिए सावधान रहना होगा, लेकिन साथ ही मैं इस जगह को छोड़ने से पहले वो सभी चीज़ें करने जा रही हूं जो मैं करना चाहती हूं। उसने अपनी डायरी पढ़नी शुरू की और कहा कि ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल करनी चाहिए। उसने डायरी पर कुछ बिंदु लिखे। एक चाय पार्टी के लिए निमंत्रण कई जा राज्य में सबसे फैशनेबल कपड़े पहने। एक कैरी झगड़े में शामिल हो गई। उसने कहा कि चाय पार्टी के लिए उसने कहा कि इसका और इसका और इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। उसने कहा लेकिन मेरी सूची में सबसे ऊपर निश्चित रूप से है। वह एक शूरवीर के साथ नृत्य करते हुए सोचते हुए शर्माने लगी। उसने डेयरी बंद कर दी और कहा कि मैं भी चाहती हूं कि वह मेरी रक्षा करे।
और फिर जब वह युद्ध में घायल हो जाए और भारी सांस ले रहा हो तो मैं उसे अपनी गोद में लिटा लूंगी। मैं किसी तरह अगले 3 महीनों में यह सब करने का तरीका निकाल लूंगी। यह मेरी राजकुमारी की बकेट लिस्ट होगी। वह मंदिर गई और सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी इच्छा से मंदिर में कदम रखूंगी। फिर भी मुझे यहाँ राज्य में जीवन के बारे में जितना हो सके पता लगाना होगा ताकि लोग मुझ पर शक न करें, जैसे कि आज सुबह थे। क्या आप वास्तव में राजकुमारी हैं? यदि मोल्ड्रिड ने मुझ पर संदेह करना शुरू कर दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इस बीच क्लेरेंस आता है और आपके महामहिम से पूछता है। उन्होंने कहा कि अंततः आपसे मिलना सम्मान की बात है। मैं क्लेरेंस उच्च पुजारी हूँ। उसे देख कर वह सोचती है कि यह किस तरह का उच्च पुजारी है जो दिखने में अच्छा है। वह सोचती है कि लिलिथ, आप यहाँ यह जानने के लिए आए हैं कि वह त्योहार किस बारे में है। क्लेरेंस ने महामहिम से पूछा, राजा काफ़ी चिंतित है, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? उन्होंने कहा, ओह बिल्कुल पिता, मृत्यु बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। वह सोचती है मुझे उसे यह समझाना पड़ा कि मुझे अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए रोम की आज़ादी की ज़रूरत है। क्लेरेंस ने कहा, आपने कहा था कि आप पृथ्वी देवी के त्योहार के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। क्या आप वहाँ पर वह मूर्ति देख रहे हैं? यह वही थी जिन्होंने पहली बार इस भूमि में जीवन फूंका था। यह कार्यक्रम उनके जन्म का उत्सव है। यह 10 दिनों तक चलता है, जिसके दौरान खूब खुशियां मनाई जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग त्योहार के अंतिम दिन शादी करते हैं उन्हें बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है। यह सुनकर वह दंग रह गई और बोली, विवाहित? क्लेरेंस ने कहा, मैंने सुना है कि आपने मोल्ड्रिड से अपनी सगाई स्थगित कर दी है। उसने उससे पूछा कि क्या आपका महारानी उसे संतोषजनक नहीं पाता है। उसने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। उसने कहा कि मैं यह सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वह मेरा मित्र है, बल्कि वह हमेशा महिलाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहा है, यहाँ तक कि एक महिला ने उसे 100 बार प्रस्ताव दिया है। मैं वास्तव में काफ़ी उत्सुक हूं कि आपने उसे क्यों ठुकरा दिया। यह सुनकर वह चौंक गई और सोचने लगी कि वह इतना लोकप्रिय क्यों है। मैं उसे कैसे जवाब दे सकता हूँ? उसने जो कहा यही वह कारण है कि मैं उसके पास जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्लेरेंस ने कहा, हा हा हा, यह समझ में आता है। इस बीच वह सोचता है कि मैं यह जानने की कोशिश कर रहा था कि वह वास्तव में क्या सोचती है, लेकिन वह खुल नहीं रही है। वह सोचता है कि क्या तुम ठीक होगे? मॉडरेट फ्रेया ने कहा, तो मैं जाऊंगा। क्लेरेंस ने कहा, हाँ महाराज। वह चली जाती है और एक लड़की क्लेरेंस के पास आती है और पूछती है कि क्या वह राजकुमारी फ्रेया थी। उसने उत्तर दिया कि वास्तव में मोड्रिड ने उसे एक भयंकर युद्ध के बाद दानव भगवान के चंगुल से बचाया था। उसने उससे पूछा कि क्या तुमने सुना कि जिस दिन वह लौटी थी उस दिन क्या हुआ था? क्लेरेंस ने कहा, मोड्रिड ने मुझे सब कुछ बताया है। इसमें कोई समस्या क्यों है? उसने कहा कि अगर यह शादी स्थगित होने के बारे में है तो उसने कहा, नहीं, यह कुछ भी नहीं है। अपनी टोपी पहने हुए उसे लगता है कि कोई खबर है। राजा ने कहा कि जिस व्यक्ति को मोड्रिड ने बचाया था वह उसकी बेटी नहीं थी। ऐसा लगता है कि क्लेरेंस ने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना है। उसने कहा कि उसने अपनी याददाश्त खो दी है, लेकिन वह किसी तरह याद कर रही है कि वह एक राजकुमारी है जो महल में सभी अफवाहों को जानती है। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि अगले दृश्य में उस महिला के बारे में कुछ संदिग्ध है। मोर्टार प्रशिक्षण ले रहा था जबकि वह सोचता है कि मुझे वास्तविकता का सामना करना होगा। मेरे पास राजकुमारी का दिल जीतने के लिए केवल 3 महीने हैं, वह सोचता है। लेकिन वह कैसे अंदर बैठ जाता है। इस बीच चार्लोट आती है और उसे एक रुमाल देती है। उसने कहा, ओह धन्यवाद। इस बीच वह मुड़ता है और चार्लोट को देखकर चौंक जाता है। उसने लेडी चार्लोट से पूछा। उसने कहा कि बहुत समय हो गया है। वे अंदर चले गए और मोडर ने उसे अपना रास्ता छोड़ने के लिए कहा। कृपया एक तरफ हट जाओ, वह चिल्लाई। नहीं नहीं, उसने उससे पूछा कि तुम मेरी बात सुनने से इनकार क्यों कर रहे हो। वह यह कहते हुए पीछे मुड़ा कि मैं कोई गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहता। उसने अपना हाथ भींच लिया और पूछा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसकी आंखों से आंसू आ गए। जैसे ही उसने कहा, मुझे मत बताओ कि तुम मेरे लिए मेरी भावनाओं को गलतफहमी कह रहे हो। उसे अपनी तरफ देखकर उसने अपना रुमाल दिया। उसने कहा, क्या ड्यूक मैग्नस ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं राजकुमारी से शादी करने वाला हूं और मैं जल्द ही उससे रुमाल छीन लूंगा। उसने उसे उससे छीन लिया और कहा,
उसी बीच में टूटते हुए आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ओह, आपका मतलब बकवास नहीं है ना? उसने राजकुमारी द्वारा आपके विवाह को स्थगित करने के लिए कहने के बारे में कुछ उल्लेख किया था। उसने कहा कि महामहिम के अनुसार राजकुमारी ने कभी भी यह व्यक्त नहीं किया है कि वह किससे विवाह करेगी, लेकिन वह आपसे सीधे विवाह करने के सख्त खिलाफ थी। उसने कहा कि यदि राजकुमारी, जिसने कहा था कि वह किसी भी वर के साथ खुश रहेगी, आपके साथ नहीं रहना चाहती है, तो उसके शब्दों ने उसके दिल पर वार किया। जैसा कि उसने कहा, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह आपकी ओर थोड़ा भी आकर्षित नहीं है? वह परेशान हो गया और पूछा, क्या आप यह कह रहे हैं कि संभावित दूल्हे के रूप में मुझ में कोई आकर्षण नहीं है? उसने कहा, और नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था, लेकिन अगर राजकुमारी ने सभी के सामने शादी को स्थगित करने की अपनी इच्छा की घोषणा की तो क्या यह आपको स्वीकार करने का तरीका नहीं है? यह सुनकर वह चौंक गया। उसने कहा, इसका मतलब है कि कोई भी नहीं है जो चाहता है कि यह शादी हो। उसने कहा कि अभी बहुत देर नहीं हुई है मोड्रेड, आप अभी भी मेरे पिता के सुझाव पर पुनर्विचार कर सकते हैं। उसका हाथ पकड़ते हुए उसने मुझसे शादी करने की बात कही। यह सुनकर मोटार क्रोधित हो गया और उसने गंभीर स्वर में उससे पूछा, क्या आप लॉर्ड मैग्नस की बात को महज एक सुझाव कहेंगी? उसने मुझसे कहा कि यदि मैंने महामहिम को धोखा नहीं दिया और उसका पक्ष नहीं लिया तो वह मंदिर को नष्ट कर देगा, जो उन बच्चों के लिए अंतिम शरणस्थली है जिन्होंने अपने माता पिता और घर खो दिए हैं। क्या यह आपको एक सुझाव की तरह लगता है? उसने कहा कि जो भी हो, मेरा इसे स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं है। वह यह कहते हुए मुड़ता है कि अपना ध्यान रखना लेडी चार्लोट। वह चिल्लाती है और मोर डर करती है। वह चला जाता है और वह उसे रोकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन वह कुछ देर बाद चला जाता है। वह सोचता है, क्या उसने जो कहा वह सच हो सकता है कि कोई भी नहीं चाहता कि यह शादी हो? चलते समय एक नौकर उससे टकराया। उसने कहा, मुझे माफ़ करें, क्या आप ठीक हैं? फूल पकड़े हुए नौकर ने झुककर कहा, क्या मैं माफ़ी चाहता हूँ? इन फूलों को खराब नहीं होने देना चाहिए, वे महारानी के लिए हैं। उसने कहा, ओह, मैं देखता हूँ। वह यह कहते हुए ऊपर की ओर दौड़ती है कि अब मैं विदा लेता हूँ। इस बीच वह सोचता है कि राजकुमारी को गुलदस्ता कौन दे सकता है? जब मैं यहीं हूँ तो उसे फूल भेजने की हिम्मत क्या पूरे महल को यह पता है? महारानी मेरे साथ नहीं रहना चाहती हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनके कारण क्या है। मुझे पहले कभी किसी महिला से संपर्क नहीं करना पड़ा। वे हमेशा पहले मेरे पास आती हैं, इसलिए मैं अपने जीवन में इसका पता नहीं लगा सकता। अचानक वह चौंक गया और सोचने लगा का कोई रुको, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं पर्याप्त रूप से दृढ़ नहीं रहा हूँ? नहीं, उसने मुझे उस दिन पहले चूमा था। मैं बस उसका अनुसरण कर रहा था। उसने अपना हाथ भींच लिया और सोचा कि शायद यही है। इसका मतलब है कि अब मेरी बारी है। प्रेमालाप पर मैनुअल के अनुसार, जो सबसे स्पष्ट है, लेकिन किसी का दिल जीतने का प्रभावी तरीका यह है कि वह उन्हें एक प्रेम पत्र लिखकर चिल्लाता है। इस बीच नौकर इसला था। वह लड़की जिसने लिलित पर संदेह किया था, वह अपने कमरे में गई और एक उपकरण के साथ दरवाजा खोला। वह अंदर प्रवेश करती है, वहां फूल का फिराती है और खुद से पूछती है कि वह करीब था। दिन के इस समय महल में मोर्टार क्या कर रहा है? उसने कहा कि अच्छा हुआ कि मैं पकड़ी नहीं गई। उसने अपना शरीर तान दिया और कहा कि अब लिलित की डायरी देखकर उसने कहा कि यह पता लगाने का समय है कि क्या राजकुमारी वास्तव में वह है जो वह होने का दावा करती है। वह डायरी उठाती है और पढ़ना शुरू करती है, यह कहते हुए कि यह पता लगाने का समय आ गया है कि क्या राजकुमारी वास्तव में वही है जिसका वह दावा कर रही है। वह इसे पढ़ती है, वह चौंक जाती है और कहती है कि यह किसी प्रकार का मजाक होना चाहिए। क्या बात है? इसी बीच लिलित यह सोचते हुए वापस आती है कि मैंने उस मंदिर में बहुत अधिक समय बिताया है, उन चीजों को सीखने की कोशिश में जो महल में जीवन को आसान बना देंगी। मैं राक्षसों की दुनिया की धुंधली हवा को कैसे याद करती हूँ जो घृणा से इतनी घनी है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में मेरी गलती है कि मैंने मंदिर जाने का बीड़ा उठाया। काश मेरे पास यहाँ $1 मिलियन होते। इस बीच उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला है। यह देखकर वह सोचती है कि मेरे कमरे का दरवाजा एक जार क्यों है। उसने इसला को अंदर देखा और सोचा कि वह कौन है। मुझे डायरी पढ़ना बहुत पसंद है। वह भ्रमित हो जाती है और सोचती है कि यह सब क्या है। ली
लित आती है और उसके कंधे को पकड़ती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह चौंक जाती है और एक तरफ हट जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो। लीला ने कहा कि राजकुमारी से बात करने का यह कोई तरीका नहीं है। वह उसे अपनी डायरी दिखाती है जिसमें राजकुमारी प्रिया एक होने का नाटक करते हुए पालन करने के नियम लिखे हैं। कसम मत खाओ। अपनी टांगें फैलाकर हंसते हुए इसला ने अपनी राजकुमारी से पूछा, हाँ ठीक है, मैंने पहले ही देख लिया है कि आपने क्या लिखा है। लीला ने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने और मेरे सामान की तलाशी लेने की। उसे वापस दो। इला ने कहा कि मैं इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करूंगी। उसने लीला की ओर उंगली उठाते हुए कहा कि आप ड्यूक मैग्नस के गुर्गों में से एक होंगे। यह सुनकर लिलित सोचती है कि मैग्नस आखिर कौन है और क्या उसने मुझे गुंडा कहा। उसकी हिम्मत कैसे हुई। वह क्रोधित हो गई और बोल फरी मूर्ख इंसान। उसने कहा मैं लिलित हूँ, दानव साम्राज्य की दानवरानी, अधिपति और सभी बुराइयों की स्वामी। इसला ने कहा कि आप मुझसे यह विश्वास करने की अपेक्षा करते हैं कि कौन सी राक्षस रानी इतनी मूर्ख होगी कि वह राजकुमारी के रूप में प्रस्तुत हो। लिलित सोचती है कि यह सही है। लिलित अपने जादू का उपयोग करते हुए कहती है कि यह देखते हुए कि आप मुझ पर विश्वास करने से इनकार करते हैं, मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करके आपको यह साबित कर दूंगी। वह सोचती है कि मैंने उस पुस्तक को घोड़े की खींची हुई गाड़ी जितना बनाया है, उसके पास इसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इस बीच इसला अभी भी डायरी पकड़े हुए कहती है कि अगर मैं चाहती तो इसे एक उंगली से उठा सकती थी। उसे देखकर लीला सोचती है हो वह एक मानव के लिए काफी मजबूत है। इसला ने कहा यदि आप वास्तव में दानव रानी हैं तो आपने मॉड्रेट को मानव क्षेत्र में लाने के लिए क्यों धोखा दिया। लिलिथ ने पूछा क्या आपको अब तक मेरे नोट से यह पता नहीं चल जाना चाहिए था। मानव राजकुमारी के रूप में जीवन का अनुभव करना हमेशा से मेरा सपना रहा है। इला ने उनसे पूछा कि आपने मॉड्रेट के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने कहा मैं उन सभी अश्लील पंक्तियों के बारे में बात कर रही हूं, बस आप उसके साथ क्या करने का इरादा रखते हैं। लिलिथ ने हंसते हुए कहा कि मैं इसे कैसे कहूं, यह एक खरीदो एक मुफ्त पाओ प्रकार का सौदा है। उसने कहा कि जो आप वास्तव में चाहते हैं उसे स्वीकार करें। यह बोनस आइटम है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप बच्चों के भोजन का ऑर्डर करते हैं और खिलौने के लिए स्नगल्स करते हैं तो इसला ने कहा कि मुझे न ही पता कि स्नगल्स क्या है, लेकिन किस तरह का वयस्क खिलौने के साथ ऐसा करना चाहेगा। लीला ने इसला को घूरते हुए सोचा कि अब मैं इस लड़की को कितनी प्यारी लग रही हूँ। उसकी आंखें जोश से भरी हुई हैं। वह ईमानदार मुद्रा और रवैया मुझे उस रात की याद दी लाता है जब मोटार एक बच्चे के रूप में ऐसा दिखता था। यह कल्पना करके मुझे उसे अपने पास रखने की इच्छा होती है। वह सोचती है कि मैं कितना सुविधाजनक था। बस सोच रहा था कि मुझे स्टोलस के लिए एक विकल्प की आवश्यकता है। इसला लिलिथ काउंटिनस को घूरते देख परेशान हो जाती है और वह पूछती है कि तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो। लीला ने कहा कि यह इस क्षण से तय हो गया है कोई तुम मेरे मानव अधीनस्थ हो। इसला चिल्लाती है मैं इसके लिए कभी सहमत नहीं हुई। लीला ने कहा कि इसके बारे में सोचो, दानव रानी का सहायक होना आपके विचार से बहुत बड़ा काम है। उसने कहा कि यदि आप मेरे साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं तो आप युद्ध शुरू कर सकते हैं, अनगिनत खजाने हासिल कर सकते हैं और यहाँ तक कि लोगों से आपकी पूजा करवा सकते हैं। उसने उससे पूछा छोटे योद्धा तुम क्या सोचते हो। मैंने कहा इसला चिल्लाई मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा जिन लोगों ने मेरी मदद की जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वे तुम्हारे जैसे राक्षस नहीं थे बल्कि मंदिर से मॉडर्ड और क्लेरेंट थे। मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। उसने कहा सबसे बढ़कर मैं क्लेरेंट को दुखी करने के लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। उसने कहा यह कभी नहीं सुना। लिलिथ मुस्कुराई। लिलिथ ने उससे पूछा क्लेरेंट से क्या तुम्हारा मतलब उस सुंदर उच्च पुजारी से है जो इतना गुणी महान और धर्मपरायण है। उसने कहा मुझे ऐसे पुरुषों को भ्रष्ट करने में बहुत खुशी मिलती है। इसला ने डेयरी को गिरा दिया और चिल्लाया नहीं नहीं। उसने उससे पूछा कि तुम उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हो। लीला को लगता है कि वह उस रात की तुलना में बहुत अधिक व्यथित दिखती है। जब हम उस रात के बारे में बात कर रहे थे वह कुछ बहुत ही बुरी बात तब फुसफुसाती है। उसने उससे पूछा तो क्या तुम मेरी मदद करने जा रहे हो या नहीं, क्या मुझे क्लेरेंट को पकड़ना चाहिए और उसकी जगह उसे मेरी सेवा करनी चाहिए। इसला ने कहा कि ये दोनों भयानक विकल्प हैं। वह मेज को उठाती है और चिल्लाती है मैं तुम्हें अभी यह फीन खत्म कर दूंगी। दृश्य बदल जाता है
और हमने राजा के भाई और चार्लोट को देखा। उसके पिता ने कहा, चार्लोट, मोड्रेड के साथ आपकी बातचीत के बारे में क्या? वह सोचती है कि मुझे वह उत्तर नहीं मिला जो मैं चाहता था, लेकिन अगर हम राजकुमारी फ्रेया का अपने लाभ के लिए उपयोग कर सके तो मुझे यकीन है कि मैं उसका मन बदल सकूंगा। उसने यह सोचकर अपना हाथ उठाया कि अगर फ्रेया उसे ठुकरा देती है तो उसे कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। उसने चाकू को खूंटे में घोंप दिया और कहा कि मैं उसे एहसास दिलाऊंगी कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो उसकी दुविधा को हल कर सकता है। उसके पिता हंसे और कहा, हा 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 हा, वह मेरी लड़की है। उसने उसके चेहरे पर कोड़े मारते हुए कहा कि राजकुमारी पर सतर्क नजर रखना सुनिश्चित करें। साथ ही उसने कहा कि चिंता मत करो पिताजी, सब कुछ पहले से ही तैयार है। इस बीच लिलिथ को बहुत सारे पत्र मिले और उसने कहा, वाह, इन सब को देखो, मुझे पता होना चाहिए था कि मनुष्य मुझे राक्षसों की तरह ही आकर्षक पाएंगे। वह सोचती है कि मेरी राजकुमारी की सूची में लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत आसान होना चाहिए। इसला आती है और कहती है कि आपका बुलबुला फोड़ने के लिए क्षमा करें, लेकिन इसीलिए उन्होंने आपको आमंत्रित नहीं किया। असली राजकुमारी ने कभी भी एक भी सामाजिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। उसन हुए कहा कि बहुत से लोग हैं जो उससे मिलना चाहते हैं। लिलिथ उसे घूरती रहती है। इला ने पूछा कि तुम मुझे ऐसे क्यों देखते रहते हो? लिलिथ ने कहा, क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो। इला ने कहा, जब मैंने तुमसे कहा कि सबको बताओ कि तुम मेरी निजी सेविका हो तो तुमने मना कर दिया और केवल महल की चाबियां ली। लेकिन न देखो, तुम अभी भी वह सब कुछ कर रहे हो जो तुम्हें करने को कहा गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, यह सोचते हुए कि मैं उसके चेहरे पर मुक्का मारना चाहता हूं, लेकिन उस दिन जो हुआ उसके बाद उसे वह क्षण याद आता है जब इसला ने लिलिथ पर हमला करने के लिए मेज उठाई थी। वह चिल्लाई, मैं अभी तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगी। और अब लिली ने उसकी ताकत देखकर कहा, ओह हो। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर्फ एक हाथ से मेज पकड़ ली। यह देखकर इसला चौंक गई। लीला ने कहा, एक इंसान के लिए बुरा नहीं है, एक और कोशिश के बारे में कैसा रहेगा? इला ने सोचा कि यह क्रोधित करने वाला है, लेकिन मैं खैन बल का उपयोग करके इस राक्षस को हराने में सक्षम नहीं हूं। मुझे तब तक खेलना होगा जब तक मैं कोई अन्य समाधान नहीं ढूंढ लेता। वर्तमान में वापस आते हुए इसला ने कहा, जो भी हो बस निमंत्रण खोलो नकली राजकुमारी। और फिर लीला ने कहा, ठीक है। फिर वह निमंत्रण पढ़ना शुरू करती है और कहती है, नहीं नहीं, यह भी नहीं, नहीं। इसला चिल्लाई, इन्हें फर्श पर फेंकना बंद करो, मुझे ही इन्हें उठाना है। लीला ने कहा कि ये इतने नीरस क्यों हैं? उसने कहा कि ये बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं जैसा मैं सोच रही थी। मेरा मतलब है कि चाय पार्टियां युवा कुलीन महिलाओं के लिए होती हैं ताकि वे एक साथ हंस सकें और चाय पी सकें, इससे पहले कि वे एक दूसरे के बारे में भद्दी टिप्पणियां करना शुरू कर दें और दूसरी महिलाओं के पेय में जहर मिला दें। यह सुनकर इसला ने उससे पूछा कि क्या तुम पागल हो गई हो? लिलिथ ने पूछा कि हम इंसानों द्वारा लिखी गई सभी कहानियों में ऐसा ही होता है। इसला ने कहा कि आप किस तरह की किताबें पढ़ रही हैं? एक निमंत्रण देखकर उसने कहा कि हालांकि यह निमंत्रण बाकी सभी से अलग दिखता है। इसला ने कहा, मुझे देखने दो। लिलिथ उसे निमंत्रण देता है। इसला ने निमंत्रण देखकर कहा कि उन्होंने इसे एक असली रत्न से सजाया है। इन कुलीन महिलाओं के पास बहुत अधिक पैसा है। पत्र को देखकर इसला चौंक गई और बोली, रुको, यह इस बीच का है। लिलिथ ने उसे टोकते हुए कहा, एकदम सही। उसने कहा, मैं इसमें शामिल होंगी। इसला ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि मेजबान कौन है? यह सुनकर लीला सोचती है कि यह पत्र कितना अजीब है। इसमें मेरी मातृभूमि की परिचित गंध है, जिसमें अराजकता और घृणा की तीव्र गंध है। वह निमंत्रण को सूंघना शुरू कर देती है और इसला भ्रमित हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो? इसला ना वही पत्र लीला को देते हुए कहा कि इस निमंत्रण के बारे में पहले से ही बुरा लग रहा था और तुमने इसे और बदतर बना दिया। उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा कि क्या आपने पीछे हस्ताक्षर देखा है? इसमें चार्लोट लिखा है। उसने कहा कि आप महामहिम राजा ओटिस को अच्छी तरह से जानती हैं। ड्यूक मैग्नस उनके छोटे भाई हैं। उनके व्यक्तित्व पूरी तरह से अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके वंशज एक ही वंश के हैं, जिसका अर्थ है कि ड्यूक भी सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। चार्लोट उनकी इकलौती बेटी है। उसके पास बहुत शक्ति है और वह अपनी असाधारण जीवन शैली के लिए जानी जाती है। उसके अत्यधिक अहंकार का तो जिक्र ही नहीं।
लिलिथ ने आयला से पूछा कि एक अमीर परिवार की कुलीन महिला में क्या नापसंद है। मुझे उससे दोस्ती करनी चाहिए। आयला चिल्लाती है, बस इतना ही नहीं। आयला अपना चेहरा घुमा लेती है और कहती है कि वह हमेशा मॉड्रेड का पीछा करती रहती है। यह सुनकर लिलिथ ने पूछा, वह योद्धा स्टॉकर है? इसला ने उत्तर दिया, हाँ, वह पूरी तरह से जुनूनी है। उसने कहा कि उसने अब तक उसे लगभग 100 बार अस्वीकार कर दिया होगा, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी है। उसने पूछा कि आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति आपको अपने महल में संभावे तब दुल्हन को क्यों आमंत्रित करेगा? लिलिथ ने कहा, तो इसका मतलब है कि उसने यह निमंत्रण भेजा है। वह अपने रोमांटिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एक चुनौती के रूप में कहते हुए खुश हो जाती है। वह सोचती है कि यह बिल्कुल वैसी ही चीज है जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसने है कहा, मुझे शेली द्वारा आयोजित इस पार्टी में अवश्य शामिल होना चाहिए, या उसका नाम जो भी हो, बाकी सब फेंके जा सकते हैं। इस बीच उसने एक निमंत्रण देखा और सोचा कि वहाँ एक है। इसे उठाते समय वह सोचती है कि हजारों मानवीय कहानियां पढ़ने के बाद मुझे इस बात का अच्छा अंदाजा है कि इसमें क्या है। वह इसे उठाती है और इसे चूमती है। उसने कहा कि मैंने लगभग एक अनमोल खजाना फेंक दिया था। इस बीच मॉड्रेड पूरी रात जागकर प्रेम पत्र लिखता रहा। उसे रात के लिए अनुचित लगता है। वह सोचता है कि मैं आखिरकार आज सुबह शाही महल में एक पत्र भेजने में कामयाब रहा। 41वां प्रयास भी विफल रहा। वह परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह काम नहीं कर रहा है। वह सोचता है कि मैंने एक प्रसिद्ध कविता की पंक्तियों की नकल की है, क्योंकि मेरा कोई भी ड्राफ्ट पर्याप्त नहीं लग रहा था। एक पत्र पकड़े हुए उसने कहा कि उदाहरण के लिए यह पत्र यही है। इस बीच वह पत्र को देखकर चौंक गया। उसने सोचा कि रुको, यह वही कविता है जिसकी मैंने नकल की थी। यह अभी भी यहाँ क्यों है? क्या मैंने इसे आज सुबह नहीं भेजा था? निश्चित रूप से मैंने उन्हें मिलाया नहीं था, अन्यथा इसका मतलब होगा कि मेरे द्वारा लिखे गए पत्रों में से एक वर्तमान में राजकुमारी के हाथों में है। मॉडर्ड क्लेरेंट के पास गया और उसे जो कुछ हुआ उसे बताने के बाद उसने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्लेरेंस ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि आपने एक प्रेम पत्र लिखा है जिसके बारे में बताने में आपको शर्म आ रही है, और आपने इसे राजकुमारी मॉड्रेड के पास भेज दिया और कहा कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्या होगा यदि वह इसके लिए मुझसे घृणा करने लगे? क्लेरेंस ने कहा कि मैं अब यह नहीं बता सकता कि मैं स्वीकारोक्ति सुन रहा हूं या प्रेमालाप पर सलाह दे रहा हूं। उसने कहा कि आप कभी नहीं जानते कि महारानी वास्तव में इसे सुनकर इसकी सराहना कर सकती हैं। मॉड्रेड ने उससे पूछा कि आपको ऐसा लगता है? क्लेरेंस ने उससे पूछा कि आखिर आपने क्या लिखा है? मॉड्रेड ने जवाब दिया कि आपको हंसने का वादा नहीं करना होगा। क्लेरेंस ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं। वह कहता है, ओह फेरिस राजकुमारी, जब भी मैं तुम पर अपनी नज़र डालता हूं मुझे लगता है कि लहरें मेरे दिल से गुजर रही हैं। छप छप मैं लगभग उन्हें तूफानों के खिलाफ टकराते हुए सुन सकता हूं। छप छप मैं दूरी में सीगल को भी सुन सकता हूं। कॉल कॉल कॉल। क्लेरेंस ने दूसरी बार सोचा शायद यह भगवान के सामने एक स्वीकारोक्ति है। आखिरकार उसने कहा, मॉड्रेड मुझे पूछना चाहिए, यह एक मजाक नहीं है। यह सुनकर मॉड्रेड चौंक गया। वह चिल्लाया, अगर आपने मेरा मजाक उड़ाया होता तो यह कम दर्द होता। जाते समय मुझसे ऐसा कुछ पूछने के बजाय उन्होंने कहा कि इसे भूल जाओ, मैं उस पत्र को वापस ले जा रहा हूं इससे पहले कि वह इसे पढ़े। इस बीच चार्लोट और कुछ अन्य महिलाएं चाय पार्टी में फ्रेया का इंतजार कर रही थी। एक महिला ने कहा कि राजकुमारी फ्रेया की पहली चाय पार्टी में शामिल होना कितने सम्मान की बात है। आपको क्या लगता है कि महारानी किस प्रकार की व्यक्ति हैं? जैसा कि अफवाहों में कहा गया है, वह एक पतली कैनरी की तरह दिखती होंगी। एक महिला ने कहा कि यह केवल इसलिए संभव था क्योंकि महारानी लेडी चार्लोट की चचेरी बहन है। दूसरी महिला ने कहा, वास्तव में चार्लोट ने चाय का कप उठाया और मुस्कुराई और कहा, मैं भी आप सभी की तरह उत्साहित हूँ। इस बीच वह सोचती है कि आपको पता नहीं है कि मैं इस दिन की तैयारी के लिए कितनी मेहनत करती हूँ। मैंने 3 दिन और रात इस सत्य सीरम को बनाने में बिताया है, जो उपभोक्ता को उनके सबसे गहरे और अंधेरे विचारों को प्रकट करने के लिए मजबूर करता है। राजकुमारी के चाय के कप में इसकी एक बूंद और मुझे पता चल जाएगा कि वह मॉड्रेड के बारे में कैसा महसूस करती है। इस बीच दरवाजा खुलने की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। लिलिथ और इसला अंदर आते हैं
और लाल पोशाक में लिलित को देखकर सभी दंग रह जाते हैं। चार्लोट ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और सोचने लगी कि यह क्या है। वह उसे देखकर चौंक गई और सोचने लगी कि मुझे किसी ने नहीं बताया कि वह इतनी खूबसूरत थी। लिलित चार्लोट के करीब आई और उससे कहा कि निमंत्रण के लिए धन्यवाद। इस बीच चार्लोट ने सोचा किया, हाँ, वह मेरे मातृभूमि की वही खुशबू दे रही है जो मैंने निमंत्रण कार्ड पर महसूस की थी। उन्हें इस तरह देखकर इसला ने सोचा कि वह क्या कर रही है। नीले रंग की पोशाक में एक महिला ने कहा, लेडी चार्लोट, कृपया हमें भी महारानी का अभिवादन करने का अवसर द। हैन, चार्लोट ने कहा। बेशक आप सभी उससे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। इस बीच लिलित सोचती है कि इसे एक साथ लाओ। शार्लोट को मत भूलना। आज आपका मिशन राजकुमारी से उसके इरादों के बारे में पूछताछ करना है। शार्लोट सोचती है कि मुझे हर कीमत पर सफल होना चाहिए और मोड्रेड का दिल जीतना चाहिए। एक महिला ने लिलित से पूछा कि क्या यह भयानक नहीं था जब दानव राजा आपको ले गया था? राक्षस क्या कर रहा था? यह एक बहुत ही भयावह जगह रही होगी। यह कल्पना करने के लिए भी बहुत भयानक है। लीला ने कहा, मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन योद्ध हाँ मेरे बचाव में आ गया। मुझे इस बीच चिंता करने की कोई बात नहीं थी। वह सोचती है कि मुझे मेरे राक्षसों को माफ कर दो। राक्षसों के दायरे से बढ़कर कुछ नहीं है। गुलाबी पोशाक में एक महिला ने कहा, मुझे आशा है कि जब मैं कहती हूँ कि मैं आपको बहुत बुरी तरह से समाप्त करती हूँ, तो मैं आपको नाराज नहीं करती। महाराज, हरे रंग की पोशाक में एक महिला ने कहा कि पूरे राज्य में सर मोड्रेड से अधिक तेजस्वी कोई नहीं है। उनके घोड़े के खुरों की टिप-टाप सुनना किसी भी महिला के दिल को झकझोर देने के लिए पर्याप्त है। आप क्या सोचते हैं महाराज? आपने रात को करीब से देखा है। वह कैसा है? नीले रंग की पोशाक में महिला ने चार्लोट की ओर देखा। वह सोचती है कि शार्लोट को देखकर उसने अपनी शादी टाल दी। निश्चित रूप से वह यह नहीं कहेगी कि वह उससे प्यार करती है। लीला ने कहा कि वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने वर्णन किया है। वह तेज-तर्रार, नेक दिमाग और जोश से भरा हुआ है। यह सुनकर शार्लोट और इस कलंतला चौंक जाती हैं और शार्लोट जोश से भरी हुई सोचती है और लीला सोचती है कि दानव महल की यात्रा ने उसे थका दिया होगा। फिर भी जैसे ही उसने मुझे पाया, उसने मुझे मानव लोक में पहुंचा दिया। यह सुनकर शार्लोट चिल्लाती है कि आखिर आपके और रात के बीच क्या था? क्या यह हो सकता है कि आप और सर मोल्ड्रेड इस बीच? वह अचानक रुक जाती है और सोचती है कि मुझे यह पूछने से तब तक रोकना चाहिए जब तक वह उस चाय में से कुछ नहीं पी लेती। उसने कहा, ओह प्रिय, आपकी चाय ठंडी हो रही है। यह सुनकर लीला को लगता है कि चाय अच्छी है। शार्लोट ने कहा कि यह हाउस मैग्नस द्वारा विशेष रूप से उगाई गई चाय की पत्तियों का उपयोग करके बनाई गई थी। इसका मन पर शांत प्रभाव पड़ता है और साथ ही एक बहुत ही उत्तम सुगंध भी है। कप उठाने के बजाय लीला ने कहा, मैं इसे आजमाऊंगी। फिर वह चाय पीती है और शार्लोट यह देखकर खुश हो जाती है और सोचती है, हम वहां जाते हैं। इस बीच लिली सोचती है कि ऐसा लगता है कि उसने इसमें कुछ मिलाया है। यह सब ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे उपन्यासों में होता है। वह सोचती है, लेकिन यह जहर क्या हो सकता है? जहर का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि मुझे बेहोश होने का नाटक करना चाहिए। नहीं, हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने कहा, महाराज कृपया हमें सर मोड्रेड के बारे में बताते रहें। उसने पूछा कि उसने दानव भगवान को कैसे मारा। क्या यह उसकी तलवार के एक ही वार से था? नीले रंग की महिला ने कहा, महाराज को प्राचीन विलासिता में रहने की आदत होनी चाहिए। हालांकि क्या आप कभी उस गंदी जगह में जीवित रहने में कामयाब रहे? बंजर भूमि। यह सुनकर लिलित सोचती है, ही मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ उबल रहा है। मेरे होंठ झुनझुनी कर रहे हैं। ही दूसरी ओर मॉडर्ड लिलित के कमरे में गया जबकि दरवाजे के पास खड़ा था। वह सोचता है कि मैं यहाँ तक आया, लेकिन क्या दस्तक देने के बजाय उनकी चाय पार्टी को बाधित करना असभ्य नहीं होगा? उसने अंदर झांकने के लिए दरवाजा थोड़ा खोला और सोचा कि मैं बस एक पल के लिए अंदर आ जाऊंगा। फिर लीला ने कहा कि आप जानना चाहते हैं कि मैं गंदे बैरन बंजर भूमि में कैसे जीवित रहा जो कि दानव क्षेत्र है। उसने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैंने किया था। उसने अपना हाथ उठाया और कहा कि मेरी मातृभूमि में दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़, सबसे ताज़ा पानी और सबसे साफ आसमान है। मैं दानव रानी हूँ मोड्रेड। यह सुनकर चौंक गया। लिलीत भ्रमित हो गई और सोचने लगी कि लानत है। वह सोचती है कि वह जहर नहीं था, यह कि
सी प्रकार का औषधि था जो आपको अपने सभी रहस्यों को प्रकट करने के लिए मजबूर करता है। मॉड्रिड ने महामहिम से पूछा कि आपका क्या मतलब हो सकता है। उसे देखकर वह चौंक गई और मॉड्रिड से पूछा। उसने कहा, कृपया समझाएं कि क्या हो रहा है। चार्लोट ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिली सोचती है, मैं नहीं फंस सकता। वह सोचती है कि उसे दानव रानी को नीचे ले जाने के लिए इससे बेहतर करना होगा। वह सोचती है कि मैं इस स्थिति को अपने लाभ के लिए बदल दूंगा। अचानक वह डगमगाने लगती है और कहती है, ओह, मुझे बेहोशी आ रही है। वह नीचे गिर गई और महिला ईक चिल्लाती है। मॉड्रिड चौंक जाता है और चिल्लाता है, महाराज ईक। वह उसे उठाता है और कहता है, महाराज महाराज, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? इस बीच उसे देखकर चार्लोट सोचती है कि क्या हो रहा है। यह मिश्रण केवल उसे उसके सच्चे विचारों को प्रकट करने का लिए था। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए था। इस बीच इला ने कहा, मुझे माफ़ कीजिए। वह चार्लोट के करीब आई और पूछा कि आपने राजकुमारी की चाय में वास्तव में क्या डाला था? इला ने कहा, क्या आपने वहां पर गिरा हुआ तरल पदार्थ देखा है जिसे पीने के बाद राजकुमारी का व्यवहार अनियमित हो गया? चार्लोट ने यह सुनकर पसीना बहाना शुरू कर दिया और कहा, WL ने गंभीर स्वर में हत्या कर दी। लेडी चार्लोट से पूछा, क्या मैं वही कह रही हूं जो नौकर ने सच कहा? इस बीच वह सोचती है कि मैं मेरे बिना आदेश पर विश्वास नहीं कर सकती। महिला फुसफुसाने लगती है। इसके बारे में सोचने पर महारानी ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसकी चाय की चुस्की लेने के ठीक बाद, लेकिन हम अपनी चाय पीने के बाद ठीक थे। क्या हम ऐसा नहीं करते? इसका मतलब यह है कि उसने केवल राजकुमारी के पेय के साथ छेड़छाड़ की थी। इसला चार्लोट के पास चिल्लाते हुए आती है कि आप उसे चाय पीने के लिए आग्रह करते रहे। आपका स्पष्ट रूप से उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा था। चार्लोट ने अपना हाथ भींचते हुए कहा कि यह सच नहीं है। मैंने केवल इतना कहा था। मॉड्रिड ने उन्हें बहुत हो गया कहते हुए रोक दिया। उन्होंने कहा कि हमें बिना सबूत के आरोप नहीं लगाने चाहिए। गुस्से में इसला चिल्लाती है, लेकिन नहीं। चार्लोट ने कहा कि मुझे पता था कि आप सर मॉड्रिड को समझेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे इरादों का गलत मतलब न निकालें। वह लिलिथ को अपनी बाहों में उठाता है और कहता है कि हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि महारानी को कोई नुकसान न पहुंचे। वह अपना चेहरा उसकी ओर घुमाता है और कहता है कि मैं देखूंगा कि आपको बाद में क्या कहना है। वह उसे बिस्तर पर लिटाता है और कहता है कि कृपया थोड़ी देर और रुके महारानी। उसने कहा कि मैं चिकित्सक को बुलाता हूँ। इस बीच वह सोचती है कि हे भगवान, यह वह सब कुछ है जो मैं कभी चाहता था। मुझे दिन के अंत तक अपनी इच्छा सूची की 1/3 चीज़ों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ कितनी देर तक लेटे रहना होगा? ऐसा लगता है कि उस औषधि का प्रभाव खत्म हो गया है। चार्लोट रोने लगती है और सोचती है कि यह सच है कि मैंने उसकी चाय में कुछ मिलाया था, लेकिन नहीं। लिलिथ ऐसा दिखावा करती है कि वह नींद में थी और वह यह कहते हुए जाग जाती है कि जम्हाई, क्या मैं गहरी नींद में सो गई थी? उसे जागते हुए देखकर वे चिल्लाते हैं। महाराज, लीला ने चार्लोट से कहा कि आप उस पेय के सुखदायक प्रभावों के बारे में सही थी। मेरी थकान पूरी तरह से गायब हो गई है। महिलाएं और मोटार उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या पर ठीक हैं। वह सोचती है कि दानव रानी के साथ खिलवाड़ करना उसके लिए बहुत अपमानजनक था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे जाने दूंगी क्योंकि इसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ने के लिए रात निकाल ली थी। उसने कहा कि मुझे हाल ही में सोने में बहुत परेशानी हो रही है। लेडी चार्लोट की बदौलत मुझे आखिरकार कुछ आवश्यक आराम मिल गया है। चार्लोट ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको अपने परिवार द्वारा उगाई गई जड़ी बूटियों में से सबसे अच्छी पत्तियां परोसी हैं। यह सुनकर मोटार ने चार्लोट से कहा। लेडी चार्लोट ने कहा कि उसने झुककर कहा कि मेरी ओर से धारणाएं बनाना गलत था। मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसने कहा कि मुझे पता है कि ये शब्द सुधार करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यदि आप इसे अधिक उचित सजा के बारे में सोच सकती हैं, कृपया मुझे बताएं कि वह मोटार के बारे में सोचती है। मुझसे माफ़ी मांगती है। उसने कहा कि मैं तुम्हें बस एक बार माफ़ कर दूंगी। मॉड्रिड ने कहा कि इतना उदार होने के लिए धन्यवाद। इला ने कहा कि मैं भी आप पर शक करने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। उन्हें अनुस्वर देखकर लिलिथ सोचती है कि यह कितना दिल को छू लेने वाला है। एक दानव रानी खुद को इंसानों के कर्ज में जीने की अनुमति नहीं दे सकती। आखिरकार लीला लिलिथ के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम सो क्यों नहीं पाई हो। लिलिथ ने कहा, ओह, इसके बारे में मॉड्रिड द्वारा लिखे गए पत्र को दिखाते हुए उसने कहा कि ऐसा इसलिए है
क्योंकि मुझे सर मोड्रिड से यह भावुक प्रेम पत्र मिला था। यह सुनकर वह चौंक गया और सोचा कि मुझसे एक प्रेम पत्र। लिलित ने कहा, मैंने इसे इतनी बार पढ़ा है कि मैं इसे अपने सिर के ऊपर से व्यावहारिक रूप से सुना सकती हूँ। उसने पत्र को चूमा और कहा कि अगर आप सभी वास्तव में चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा टीच दे सकती हूँ। महिला ने कहा, एक एक प्रेम पत्र, कितना रोमांटिक है, कृपया इसे हमें पढ़ें। लीला ने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ शुरुआत है। ओह, फिर इस राजकुमारी मोटार अपना होश खोने वाला था, यह सोचते हुए कि क्यों नहीं उससे पत्र लेने की कोशिश करते समय वह सोचता है कि मुझे उसे उसके हाथों से लेना होगा। वह चिल्लाता है, महाराज, क्यों? वह पत्र पाने की कोशिश करता है जो चाय से जमीन पर फिसल गया था और लिलित पर महसूस हुआ। लिलित खुश हो जाती है और मुस्कुराती है, जबकि मोड्रिड घबरा जाता है और शर्माने लगता है।